हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो आज मैं नीट 2018 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है हमसे, ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज़ किया जाता है और बाहर ऑक्सीजन को निकाला जाता है, ठीक। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन फिर भी उनमें ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलती है। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें मैंने बताया है ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। एक मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ और क्या बनाता है, जाइगोट। इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है एंडोस्पर्म, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूज़न। अब क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके डिस्कवरर का नाम भी ध्यान रखना है आपको, किसने खोज करी थी, नवाश-चिन वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। और ये मुख्य विशेषता है एंजियोस्पर्म पौधों की, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन छाड़ते हैं। फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गैमीट विद 1 एग, नहीं। फ्यूज़न ऑफ 1 मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गैमीट ऑफ ए पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ए वेराइटी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मोथ। कि इनमें से कोई ऐसा प्लांट हमें बताना है जो मोथ के साथ में, ये मोथ जो होता है कुछ कुछ तितली जैसा नज़र आता है, तो इसके साथ में क्लोज रिलेशनशिप दर्शाता है और दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है यक्का। यक्का एक छोटा सा पौधा होता है जिसमें मोथ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जो मोथ होता है वो अपने अंडे इस यक्का प्लांट के अंदर देता है। तो अगर एक इनमें से ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो जाता है या मर जाता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर भी खतरा हो सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ओके। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलन ग्रेन को कितने टेम्परेचर पर हम स्टोर कर सकते हैं, इजी है भाई। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। और इतने कम टेम्परेचर पर किसी चीज़ को स्टोर करना क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये, क्रायो प्रिजर्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन द सेल। ईजी है भाई, पोटेशियम आयन। जो हमारी गार्ड सेल होती है स्टोमेटा के अंदर उनमें पोटेशियम आयन पाया जाता है जो टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करता है। 96, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो NAD जो होता है निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD, ये सभी क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह जो FAD होता है ये 2 ATP को जनरेट करता है ETS के द्वारा, और NAD जो होता है 3 ATP को जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो हमें क्या छाटना है, NAD+ का सही कथन छाटना है। तो इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज़ आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो देखिए जो NCERT में दिया हुआ है वो फेरिक दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े हुए हैं एडवांस लेवल की तो उसमें फेरिक और फेरस दोनों फॉर्म दी हुई है। अब क्योंकि हमें NCERT के हिसाब से चलना है तो यहाँ पर फेरिक फॉर्म, फेरिक कौन सी फॉर्म होती है, जिसके ऊपर +3 चार्ज पाया जाता है। तो इस फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। भाई हमारी कोई लिम्फोसाइट है, मान लीजिए T लिम्फोसाइट है, B लिम्फोसाइट है, उसके अंदर हमें किसी फॉरेन DNA को इंसर्ट कराना है तो कौन सा वेक्टर अच्छा रहेगा। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ऐसे वेक्टर का जिनके अंदर RNA पाया जाता है, और जब RNA से आगे चल के क्या बना सकते हैं, DNA। और ऐसे वायरस जो RNA से DNA बनाते हैं उनको बोला जाता है रेट्रोवायरस, जैसे कि HIV। तो यहाँ पर रेट्रोवायरस सही ऑप्शन रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 99, चलो तो हम थे क्वेश्चन नंबर 99 पर। ये कह रहा है कि कोई मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं
वो क्या करती है, वो एक अनडेवलप्ड कंट्री में जाती है, छोटे से देश में जाएगी, और वहाँ पर मान लीजिए उनको कोई रिसोर्स पसंद आ जाता है, कोई फसल पसंद आ जाती है या फिर जानवर पसंद आ जाता है, तो उसको अपनी कंट्री में ले जाकर उसका पेटेंट करा लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको चोरी बोलते हैं। तो चोरी करना पायरेसी कहलाता है। अब क्योंकि हम एक बायोलॉजिकल रिसोर्स की चोरी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला जाएगा बायो पायरेसी। और पेटेंट करा लेना, उसका कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेना, उसको बोला जाता है बायो पेटेंट। क्या बोलेंगे उसको, बायो पेटेंट। और इसके अंदर एक एग्जांपल ध्यान रखना है, बासमती की जो एक किस्म है उसको अमेरिका की एक कंपनी, टेक्सास जो शहर है वहाँ पर एक कंपनी ने टेक्समती के नाम से उसको पेटेंट करा लिया था। तो बाद में भारत सरकार का उस पर ध्यान गया और उसके बाद को फिर से उसको ठीक कराया गया। तो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज़ इज़, कि पब्लिक के यूज़ के लिए GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जो यूज़ है या उनकी जो सेफ्टी की गाइडलाइन है वो कौन डिसाइड करती है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। क्वेश्चन नंबर 101, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन PCR। तो PCR जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसको डिस्कवर किया था कैरी म्यूलिस ने। ओके, तो इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप होता है हमारे पास में डीनेचुरेशन, जिसका टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। फिर उसके बाद में आता है एनिलिंग, जिसमें प्राइमर ऐड किया जाता है और यहाँ टेम्परेचर 72 या 74 डिग्री के आसपास होता है। और लास्ट में आता है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर 3 स्टेप हमारे रहने हैं। तो सही ऑप्शन होगा डीनेचुरेशन, उसके बाद एनिलिंग और फिर एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले देखते हैं कौन सा मैच यहाँ पर सही होगा। TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन नहीं, TH मॉर्गन ने लिंकेज दिया था। F2 रिसेसिव पेरेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल राइबोजाइम एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड या RNA का बना होता है, बाकी सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ए न्यू वैरायटी ऑफ राइस, जो मैं अभी बता रहा था कि एक चावल की किस्म थी जो कि पेटेंट करा ली गई थी एक इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा, तो वो थी बासमती। और किस नाम से वहाँ पर उसको पेटेंट कराया गया था ये भी ध्यान रखना है, टेक्समती के नाम से उसको पेटेंट कराया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, कौन सा रॉन्गली मैच है। तो एक्स और टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर, बिल्कुल जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XX और X0, जिसमें से XX जो होता है ये फीमेल होती है और X0 जो होता है वो मेल होता है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, ये भी सही है। स्टार सिंथेसिस इन P मल्टीपल एलिलिस एंड TH मॉर्गन लिंकेज, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मेरे को ये गलत लग रहा है। TH मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में हम बताया था, लेकिन स्टार सिंथेसिस P के अंदर मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से छाटनी है हमें। स्प्लाइसिसोम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, नहीं लिंकेज तो बैटसन ने दिया था। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय S आल्टमान। ओके, तो इसमें से जो हमें सही आंसर लग रहा है वो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 2। जो पुनेट स्क्वायर है वो पुनेट नामक साइंटिस्ट ने बनाया था जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन नंबर 106, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव DNA मेथड। तो ये किया गया था E. कोलाई बैक्टीरिया में। कौन सा बैक्टीरिया, E. कोलाई बैक्टीरिया। तो जेनेटिक्स के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट इसी पे किए जाते हैं। और ये किसने किया था, मैसेल्सन और स्टाल ने। किसने किया था, मैसेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या यूज़ किया था, इन्होंने हैवी नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन 15 का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि अगर DNA का कोई स्ट्रैंड है तो उससे जब 2 नए DNA बनेंगे तो उनके अंदर एक स्ट्रैंड पुराने DNA का और एक स्ट्रैंड जो होता है वो नया बनता है। तो आधे लक्षण पुराने और आधे नए बनते हैं। इसी को बोला जाता है अर्ध संरक्षित द्विगुणन या सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा ऐसा प्लांट है जो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है। तो वो होता है बम्बू स्पीसीज, बांस का पेड़। अगला क्वेश्चन नंबर 108, ऑफसेट। तो ऑफसेट जो होता है किसमें पाया जाता है, वाटर हाइसिंथ में, जिसको जलकुंभी भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ में, या इसको जलकुंभी भी कहते हैं, या इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। बंगाल के अंदर इसने तबाही मचा दी थी, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, एक एंडेमिक स्पीसीज होती है ये। तो इसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो माइटोटिक डिवीज़न होता है और इस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, तो माइटोटिक डिवीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, करेक्ट मैच छाटना है। मैथ्यू मेसेल्सन इंस्टॉल पाइसम सटाइवम, नहीं ये गलत है। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। हर्शी और चेज इन्होंने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बताया था, ये भी गलत है। एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नहीं। जैकोब एंड मोनार्ड लैकोपरोन, ओके ये सही है। लैकोपरोन के बारे में जैकोब और मोनार्ड ने बताया था। ऑपरोन सिस्टम हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, कभी भी यूकैरियोटिक में नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, कि पोलन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको जीवाश्म के रूप में संरक्षित कर सकती है, तो वो होता है स्पोरोपोलिनिन। और ये क्या है, प्लांट किंगडम के अंदर सबसे कठोर पदार्थ, जिस पर ना तो किसी एसिड का, ना ही किसी बेस का, और ना ही कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगला बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, नेटेलिटी। भाई नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर, यानी कि बर्थ रेट। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। चलिए, वर्ल्ड ओजोन डे, तो वर्ल्ड ओजोन डे जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होता है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के आपस में रिएक्शन करने से बनता है, तो वो होता है ओजोन। और ये कहाँ से निकलता है ये भी आपको ध्यान रखना है, जो फोटोकॉपी की मशीन होती है उससे ओजोन गैस निकलती है। और ओजोन की जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कौन से स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की परत पाई जाती है, या फिर हिंदी में समताप मंडल। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 114, निश क्या है। भाई निश होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका घर है, तो जहाँ पर वो रह रहा है वो उसका कहलाता है हैबिटेट। और मान लीजिए ये इलाका है जहाँ पर वो शिकार करने के लिए निकलता है, तो ये उसका निश कहलाता है। तो जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शनली ज़्यादा एक्टिवेट है वो उसका निश कहलाता है, और जहाँ पर वो रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें से छांटते हैं कौन सा सही है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव, नहीं। द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, नहीं, ये तो हैबिटेट कहलाता है। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, नहीं। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, प्रोड्यूसर 10 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको नीचे लिया जाता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर इनको खाने वाले 60, उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर 120। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो मात्रा बढ़ती जा रही है, तो पिरामिड हमें कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो ये बायोमास का एक उल्टा पिरामिड है, तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 116, फिर से आगे कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फ्रिज और एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, उसके अंदर जो क्लोरीन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ओजोन को नष्ट करता है, जिससे ओजोन पर परत में जो है उसमें छेद हो रहा है, जिसको ओजोन होल कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा क्लोरीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117, 2 फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर। जो शुगर होती है उनके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, तो एक तो होता है बच्चों एल्डिहाइड, ओके, और दूसरा होता है कीटोन ग्रुप। दूसरा कीटोन ग्रुप, तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा है हमारा। कार्बोनिल एंड फास्फेट, नहीं। कार्बोनिल एंड मिथाइल, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, ये भी नहीं है। कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, तो इसको लगा सकते हैं। कार्बोनिल ये वाला ग्रुप जिसमें ये वाला होता है, और हाइड्रोक्सिल जिसके अंदर OH ग्रुप पाए जाते हैं। तो जो शुगर होती है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होती है। क्वेश्चन नंबर 118, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। तो कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। नोस्टॉक भी है भाई, माइकोबैक्टीरियम भी है, ऑसिलेटोरिया भी है, लेकिन सैकरोमाइसिस जो है ये एक फंजाई है, तो एक यूकैरियोट है, ना कि प्रोकैरियोट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 119, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेटिंग। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है किस में पार्टिसिपेट करती है, प्रोटीन की पैकेजिंग में और सेक्रेटरी वेसिकल्स को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। साथ में गोल्जी बॉडीज़ का ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज। तो ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, और ऊपर वाला होता है सिस। तो इसको एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि ये ट्रांस वाला जो होता है इसकी सरफेस होता है ये कैसा, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स, ओके। और जो ऊपर वाला होता है सिस, ये कौन सा सरफेस होता है, ये इसका होता है कॉनकेव सरफेस। ये उत्तल है और ये अवतल है, तो इसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं ट्रांस वाले को। और ऊपर वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारा मैचुरेशन फेज कहलाता है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120,
ओके, ऊपर वाले का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेट वेसिकल। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, ऑक्सीजन जो होता है ये भी प्रोडक्ट बनता है, लास्ट कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीजन ही होता है, एटीपी तो बनता ही है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि फर्स्ट लगाए कि सेकंड लगाए, तो वहाँ पर होता है फोटोफास्फोराइलेशन, जहाँ पर फास्फोरस का रोल ज़रूर होगा। तो NADPH तो बनता ही बनता है भाई, क्या नहीं बनेगा, NADH नहीं बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो NADH नहीं बनता है, वहाँ NADPH बनता है। क्वेश्चन नंबर 121 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में क्या सही है। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें DNA होता है, और एक होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है rRNA। ये क्या बनाता है, राइबोसोमल RNA को बनाता है। चलिए तो देखते हैं क्या सही है इसमें से। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज़ ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोलस rRNA की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 स्टोमेटल मूवमेंट जो होता है वो किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। भाई जो स्टोमेटा होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं डाइकोट के अंदर इस तरह से। तो ये जो होते हैं ये CO2 के कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, ये सनलाइट पे भी डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड नहीं करेंगे, ओजोन की कंसनट्रेशन पर, कि बाह्य वातावरण में ओजोन की मात्रा चाहे कितनी भी हो, स्टोमेटा पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 123 द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिग। कि जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये रहा क्रोमोसोम, ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, तो आपस में ये जुड़े रहते हैं, पैकेटिन स्टेज में आकर इनका साइनेप्स हो जाता है। तो बाद में ये पूछ रहा है कि जब इनका साइनेप्स कौन सी स्टेज में जाकर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डिप्लोटीन, जो मुझे लग रहा है डिप्लोटीन। फिर भी एक बार इसको चेक कीजिएगा। तो एक हमारा आता है लेप्टोटीन, फिर आता है एक्साइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो पैकेटीन है इसमें बनता है साइनेप्स, और डिप्लोटीन में साइनेप्स ख़त्म होने लगता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। तो ग्रास कैसा है, मोनोकोट होता है। तो मोनोकोट के अंदर जो स्टोमेटा है वो कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। और डाइकोट के अंदर कैसे होते हैं, किडनी शेप के होते हैं। डी के, ऐसे ध्यान रखिएगा, डी के। और मोनोकोट में कैसे हैं, डम्बल शेप के, MD। ओके, MD से ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डम्बल शेप। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये दोनों बनते हैं वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा। वस्कुलर कैम्बियम, जैसे वस्कुलर बंडल है, इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, तो वो कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है उसको बोला जाता है इंट्राफेसिकुलर। क्या बोलना, इंट्राफेसिकुलर। और वो कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल के बीच में है, मान लीजिए ये है वस्कुलर बंडल, तो इनके बीच में जो कैम्बियम बनती है, इस तरह से एक रिंग बनती है। तो ये जो रिंग बनती है दोनों प्रकार की कैम्बियम से मिलकर बनती है, इंट्राफेसिकुलर से भी और इंटरफेसिकुलर से भी। इंटर वर्ड यूज़ करते हैं हम जहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच की बात चल रही है। तो जहाँ पे दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो रिंग बन रही है, जो कैम्बियम है, उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर, और जो एक ही वस्कुलर बंडल के अंदर है इंट्राफेसिकुलर। ओके, तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा वस्कुलर कैम्बियम। 126 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, निमेटोफोरिया शोषण मोड। तो जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं, जो लवण वाली या फिर जहाँ पर लवण या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनकी जो जड़ें होती है ज़मीन से बाहर निकल आती है और रेस्पिरेशन करने लगती है, गैस इसका एक्सचेंज। तो इन जड़ों को बोलते हैं श्वसन मोड। ये कहाँ पाई जाती है, हैलोफाइट के अंदर। तो इंडिया में कहाँ पाई जाती है, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 127 कैस्पेरियन पट्टियाँ ये कहाँ पे पाई जाती है, एंडोडर्मिस में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और ये इनके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है या सुबेरिन। तो क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर को एंटर अपनी तरफ से नहीं होने देगा। क्वेश्चन नंबर 128 प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट जिसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोट के अंदर नहीं होती है, तो इनमें से मोनोकोट छाट लेते हैं। तो ग्रासेस है, तो सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 जो शकरकंद होती है वो क्या है, वो एक एडवेंटिशियस रूट है जिसको खाया जाता है। ओके, जो आलू है वो एक स्टेम होता है, ये ध्यान रखना है आपको, अंडरग्राउंड स्टेम है वो। क्वेश्चन नंबर 130 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। होस्ट टेल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं, ये एंजियोस्पर्म होते हैं, सॉरी ये टेरिडोफाइट होते हैं। स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस।
ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। ये करेक्ट सीक्वेंस कह रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट हमारा थर्ड होगा। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनको नेकेड सीड प्लांट भी कहते हैं, नग्न बीजी पादप। वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर बीज तो बनता है, सीड तो बनेगा, लेकिन ओवरी नहीं बनती। तो ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है, तो बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, उनके चारों तरफ कोई भी ओवरी की वॉल या फल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटनी है। Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. Mushroom belong to Basidiomycetes. Cell wall is present in members of fungi and plantae. Mitochondria are the powerhouse of the cell in all kingdom except Monera. तो इनमें से कौन सा है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट? फर्स्ट ही लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। Pseudopodia जो होते हैं लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर। Pseudopodia कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे प्रोटिस्टा के अंदर। ओके, और इसके अंदर कौन आता है हमारा? इसमें आ जाता है अमीबा। तो अमीबा में पाए जाते हैं ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस। कैरियोगेमी बोलते हैं न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़न, कि n+n है आपस में फ्यूज़ हुए और 2n उन्होंने जाइगोट बनाया। अभी कह रहा है कि इसमें आगे चलकर म्यूसिस हो रहा है और स्पोर्स बन रहे हैं, वो भी बाहर की तरफ एक्सोजिनसली। तो वो कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं मेरे ख्याल में इसमें आपका ऑप्शन हो सकता है या तो सैकेरोमाइसीज या फिर एगेरिकस। तो इसमें थोड़ा सा मुझको डाउट है, तो मेरे को ज़्यादा इसमें जो लग रहा है वो एगेरिकस या सैकेरोमाइसीज में से कोई एक हो सकता है। तो इसको आप चेक करके बताओगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 133, मैचिंग करनी है तो इजी है क्वेश्चन। हर्बेरियम, ये कागज़ की ऐसी शीट होती है, इसके ऊपर किसी प्लांट को लिया जाता है, उसको सुखाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको चिपका देते हैं, नीचे उसका पूरा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बोटेनिकल नेम वगैरह लिख देते हैं। तो हर्बेरियम कहाँ पे मैच करेगा? तो हर्बेरियम का देख लेते हैं हम किधर मैच कर रहा है ये। इट इज़ ए प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, नहीं, ये तो म्यूजियम होता है, तो सी का हमारा पहला होना है। ए लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इट इज़ ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन। ओके, हर्बेरियम का हमारा हो जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड जो है, ए का थर्ड और सी का 1। तो सी का 1 हमें कहाँ नज़र आ रहा है? ए का थर्ड, सी का 1, ये हमें दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में शायद। ओके, तो और मैचिंग करा लेते हैं फिर। इसके अलावा जो की है, ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। ओके, चलिए हर्बेरियम का क्या हो गया हमारा? हर्बेरियम में हमारा हो गया, ओके, ए का हो गया हमारा थर्ड, ए का थर्ड। उसके बाद में बी का देखते हैं कि ओके, म्यूज़ियम को मैच कर लेते हैं। म्यूज़ियम क्या होता है? इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड एनिमल एंड प्लांट। तो सी का 1 हो जाएगा हमारा। तो ए का थर्ड और सी का 1 सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। ओके, तो और मैचिंग कर लेते हैं कि ए लिस्ट दैट एनिमरेट्स मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरा विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो बी का यहाँ पर मेरे को सेकंड लग रहा है और डी हो सकता है आपका फोर्थ हो। ओके, तो डी हमारा फोर्थ है। तो डी फोर्थ किसके अंदर नज़र आ रहा है हमें? तो डी 4 हमें नज़र आ रहा है सेकंड वाले में। तो सेकंड सही ऑप्शन होगा, सेकंड यहाँ पे सही रहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन। तो विंग्ड पोलन ग्रेन पाइनस के अंदर पाए जाते हैं। ओके, और इनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। 135, विच वन इज़ रॉन्गली मैच? रॉन्गली मैच छाटना है हमको। गेमाकप्स मार्केंशिया, बाईफ्लैजलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी, यूनिफ्लैजलेट गैमीट पॉलीसाइफोनिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। तो ब्राउन एल्गी में बाईफ्लैजलेट जूस्पोर नहीं, ये नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रेस्पेक्टिवली। तो अस्थमा जो होता है वो धूम्रपान करने की वजह से होता है, और उसमें हमारी जो ब्रोंकियोल्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो ब्रोंकियोल्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाएगा, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 137, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, सेमिल्यूनार वाल। तो इसको आप एक कोड से ध्यान रखिए, लैब रेट। ओके, तो ये भी मैंने कहीं से देखा है कोड, इसके आपसे ध्यान रखिए ज़रा। यहाँ पे एल का मतलब है लेफ़्ट, लेफ़्ट, और ए का मतलब है एट्रिया। तो लेफ़्ट एट्रिया में जो लेफ़्ट होगा हमारे पास एट्रियम, उसके बाद में कौन सा वाल होता है? बाइकस्पिड वाल। और राइट एट्रियम में कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड।
ये ऐसा ध्यान रखिए कि हम लोग ज़्यादातर सीधे हाथ से काम करते हैं। तो ज़्यादा का मतलब क्या है कि 2 या 3, तो 3 ज़्यादा है तो ट्राइकस्पिड वाल राइट साइड में मिलेगा। तो देख लेते हैं, ट्राइकस्पिड वाल बिटवीन राइट वेंट्रिकल नहीं, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ए का हो जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड हमें किस में नज़र आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 138 रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया गया है ये। टाइडल वॉल्यूम जो होता है इसका वॉल्यूम कितना रहता है, टाइडल वॉल्यूम 500 to 550, तो ए का हमारा थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड सेकंड और थर्ड में है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा रहती है, तो डी का सेकंड है। तो डी का सेकंड हमें कहाँ नज़र आ रहा है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आइज हेल्ड इन प्लेस, कि जो हमारी आँख होती है उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो कुछ मसल्स के द्वारा जुड़ा होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे लिगामेंट्स अटैच टू द आइरिस। आइरिस से जुड़े हुए हमारे लिगामेंट या लिगामेंट अटैच टू द सीलियरी बॉडी। ओके, तो मेरे को इसमें थर्ड लग रहा है, सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, एस्ट्राडायोल, एग्डिसोन, एपिनेफ्रिन और एस्ट्रियोल, तो इसमें कौन सा हमारा हो सकता है जो एमिनो एसिड से बना हुआ है। एस्ट्राडायोल नहीं, एक स्टेरॉयड हार्मोन है। एग्डिसोन, एपिनेफ्रिन हो सकता है, ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है, तो एक बार फिर भी आप चेक ज़रूर कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 141 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है उसमें जो हड्डी होती है उनमें से कैल्शियम धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर या खोखली हो जाती है। तो इनसे कैल्शियम को बाहर कौन निकालेगा, एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन, ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन, और साथ में फीमेल जब बच्चे को दूध पिलाती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी उसमें बनता है, ओके, तो वो भी रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो भी रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर। तो सही ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं ज़रा, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, सॉरी, एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ प्रोलैक्टिन का होगा और पैराथायरॉयड हार्मोन का होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है या फिर बच्चा जब पैदा हो गया है तो उसको जब दूध पिला रही है फीमेल, उसका खास ध्यान रखना चाहिए और उसको कैल्शियम रिच डाइट देनी चाहिए ताकि उनकी जो हड्डियाँ हैं उनमें पर्याप्त कैल्शियम बना रहे। क्वेश्चन नंबर 142, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, प्रोडक्शन रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हंगर। ओके, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, तो ए जो है वो तो करेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। कार्पस कैलोसम बैंड्स ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, जो गलत होगा वो सेकंड वाला होगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन 142 का सेकंड हो जाएगा। 143 जो एमनियन होती है बच्चे के अंदर वो किससे बनती है, तो ये मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। ओके, मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, ये मुझको लग रहा है इसमें। अगला 144 हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है HCG, एक होता है HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन नहीं, ये सिक्रेट नहीं होता। प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, HPL भी सिक्रेट होता है, तो जहाँ पे HPL है वो तो ऑप्शन होना ही है हमारा। तो यहाँ पर मेरे को जो लग रहा है वो थर्ड ऑप्शन लग रहा है, HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखिए, जर्म सेल्स होती है टेस्टिस के अंदर, उनसे पहले बनता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया, फिर उनमें ग्रो होती है, फिर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस होने से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बाद में बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड का बनना, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म जब बाद में बन जाते हैं तो जो ट्यूब होती है, कौन सी ट्यूब, जो कॉइल ट्यूब होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर ही रिलीज़ कर दी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो सही ऑप्शन छांटते हैं इसमें से। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज
इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नहीं। इन स्पर्मेजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन द स्पर्मेशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, गलत है। स्पर्मेजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मेशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ओके, नहीं। इन स्पर्मेजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मेशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टोइल सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली तो एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है जो कि वंस इन वीक, एक हफ्ते में एक बार ली जाती है, और ये ब्लॉक करती है रिसेप्टर्स को, एस्ट्रोजन रिसेप्टर। 147 सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोम। तो सीलिएट के अंदर हमारा आ जाता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस। बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियाई। चलिए तो छाटते हैं। सीलिएट्स डिफर करते हैं यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, हैविंग ए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही, 2 प्रकार के न्यूक्लियाई होंगे, बड़ा वाला और छोटा वाला। 148 आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल करेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड। तो क्रॉप जो होता है और गिजर्ड ये पाया जाता है एवीज के अंदर, और ये दोनों संरचनाएं कॉकरोच में भी मिलती है। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच। तो मेल कॉकरोच जो होता है वो स्टाइल में चलता है, तो उसके अंदर कौन सी कॉर्डल स्टाइल पाई जाएगी, तो इसके आधार पे हम छाट सकते हैं। इसके अलावा पंखों के आधार पे भी छाट सकते हैं। जो फीमेल होती है उसके अंदर पंखों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, मेल के अंदर थोड़ी सी कम होती है। 150 विच वन ऑफ दिस एनिमल इज़ नॉट ए होम्योथर्म। होम्योथर्म यानी कि जो समतापी नहीं है। तो समतापी के अंदर कौन कौन आते हैं, मैमल्स, सभी मैमल्स, ये गर्म खून वाले हैं वार्म ब्लडेड, और समतापी हैं होम्योथर्म है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और साथ में एवीज। तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सभी हमारे असमतापी होते हैं। तो चलिए छाटते हैं। कैमेलस, ओके, कैमल के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो मैमल है। मैक्रोपस, ये भी मैमल है। सीटाकुला तोता को बोलते हैं, तो ये एवीज में आ जाता है। कीलोन, ये कछुआ है जो कि रेप्टाइल से बिलोंग करता है, तो ये होम्योथर्म नहीं है। अगला 151 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। किस में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, तो अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 152 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, इसका हमारा ऑप्शन होगा डाइटम्स। ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के अंदर, सबसे ज़्यादा फूड यही बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिसिनल साइंस। तो ये एंटीबायोसिस या एमेंसलिज्म होता है, जिसके द्वारा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को जो होता है कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हानि होती है। इस तरह का ये रिलेशनशिप होता है। 154 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह से ऑर्गेनिज्म को उठा के लाया जाता है और अपनी जगह पे रख कर उसको कंजर्वेशन देते हैं, जैसे कि जू हो गया, चिड़ियाघर, या बोटेनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, ये सब एक्स सीटू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना कौन सा एक्स सीटू नहीं है। बोटेनिकल गार्डन भी है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये भी है, सीड बैंक भी है। सेकेंड ग्रुप जो होता है इन सीटू में आता है, ना कि एक्स सीटू में। तो सही ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे होगा, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन 155 यूट्रोफिकेशन, इसको मतलब होता है कि किसी न्यूट्रिशन का बढ़ जाना किसी तालाब के अंदर। तो यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा। स्नो ब्लाइंडनेस में अल्ट्रावायलेट बी जो होती है रेडिएशन वो होता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। अब ए का थर्ड जो है सिर्फ पहले में ही है, तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। तो इसलिए ज़्यादातर जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो मैचिंग वाले देखने हैं। जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो सबसे पहले मैचिंग वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पर उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको सिर्फ रॉन्ग स्टेटमेंट को हटा देना है और सही की तरफ बढ़ते चलना है। 156 इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। भाई हमारी जो जैसा देश है तो उसके अंदर क्या है, यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। थर्ड ऑप्शन सही होगा। विच पार्ट ऑफ पोपाई प्लांट इज़ यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। ओके, जो भांग होती है वो लेटेक्स से मिलती है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा लेटेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। तो ओपेरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें एक रेगुलेटर होता है जिसको आई बोलते हैं, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर, और 3 होते हैं स्ट्रक्चर जीन Z, Y और A, ये होते हैं।
तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर एनहेंसर नहीं पाया जाता। एनहेंसर जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये आरएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस टाइम पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, ए वुमन हैज़ एक्सीलेंट कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। ओके, तो कोई फीमेल है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम पर मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जा रहा है, तो ये कह रही है कि ये क्रोमोसोम जो है ये इनहेरिट हो सकता है। किसके द्वारा इनहेरिट हो सकता है, हिंदी में देख लेते हैं। एक स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र में एक्स संलग्न अवस्था है, ये गुणसूत्र किसमें वंशागत होगा, तो किसमें यह वंशागत होगा, चलिए क्रॉस करा के देख लेते हैं। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम होगा ये किसके अंदर जाएगा, ये उसकी लड़कियों में भी जाएगा और लड़कों में भी जाएगा, लेकिन डिजीज़ किसके अंदर फैलाएगा, ये दोनों के अंदर। सॉरी, डिजीज़ जो होगी ज़्यादातर वो मेल के अंदर देखने को मिलती है, तो XCY भी बनेगा यहाँ पे, XCX भी बनेगा, तो दोनों के अंदर जाएगा, उसके सन्स में भी और उसके डॉटर में भी। क्योंकि अगर एक्स में कोई गड़बड़ी आती है तो वो एक्स क्रोमोसोम मेल में भी है भाई और वो फीमेल में भी है, तो अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो बीमार दोनों होंगे। ओके, और वाई में अगर गड़बड़ी होती है तो सिर्फ मेल बीमार होता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, ह्यूगो डी विरिच द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो होती है वो साल्टेशन होती है। ओके, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ये सीक्वेंस दिया हुआ है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि है 5', ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है। यहाँ से हमने आरएनए को बनाया, तो जिस स्ट्रैंड से आरएनए बना रहे हैं वो टेम्पलेट, और जिससे हम नहीं बना रहे हैं वो कोडिंग कहलाता है। तो टेम्पलेट में जो सीक्वेंस आता है वो कोडिंग के जैसा ही सीक्वेंस निकल के आता है, बट डिफरेंस ये होता है कि डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए उसकी जगह पे यूरेसिल होगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे हमारा थाइमिन आ रहा है उसकी जगह पे यूरेसिल लिखते हुए चलना है। तो सीक्वेंस होगा AG G, फिर T की जगह U, A, फिर U, फिर G C G A और U। तो सीक्वेंस मैच कर लेते हैं, कहाँ पर मिल रहा है हमारा AGGUU, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 162 फिर से मैच करना है हमें। प्रोलिफरेटिव फेज, ओके मेसोसाइकिल का ही दिया हुआ है। सिक्रेटिव फेज, मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। हाँ, यहाँ पर फॉलिकुलर फेज होगा, तो ए का हो जाएगा हमारा सेकंड। अब ए का सेकंड किस में है, सिर्फ पहले ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे हम। 163 ओके, तो यहाँ पर करेक्ट हमको सीक्वेंस छाटना है, इजी है। ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में ग्लूकोज का आना, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखा जाता है, तो ए का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब ए का फोर्थ कहाँ पे है, सिर्फ चौथे ऑप्शन में, तो बाकी एक ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, तो इसलिए ज़्यादा से कुछ ज़्यादा कोशिश करनी है मैचिंग वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। 164 इनमें भी हमें मैच करना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये कहाँ पे होता है, माल्फिगियन कार्पसूल्स में होता है, बोमेन कैप्सूल जो होता है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ये कहाँ पे होता है, ये हैनले लूप में होता है। तो ए का 4 और बी का फर्स्ट, ए का 4 और बी का जो फर्स्ट है वो हमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो फटाफट इसको लगा देंगे हम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के बनने की प्रोसेस, आरबीसी के बनने की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ओके, तो हमें बताना है कौन सी सेल का इसमें खास रोल होता है, गोबलेट सेल, म्यूकस सेल, चीफ सेल या पैरेटल सेल। तो इसमें चीफ सेल मेरे को हो सकता है, चीफ सेल हो सकता है इसमें मे बी। ओके, तो एक बार इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सेल जो होती है उनका इनडायरेक्टली रोल होता है इसमें। चलिए अगला देखते हैं हम। 166 मैच द कॉलम, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। तो फाइब्रिनोजन जो होता है ये ब्लड क्लोटिंग होती है इसके अंदर। ओके, तो ए का सेकंड हो जाएगा, अब ए का सेकंड फोर्थ में ही है सिर्फ। चलिए 167 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, सॉरी कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो सिलिकोसिस। तो जो लोग खानों में काम करते हैं, वहाँ पर जो पहाड़ों को खोदते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनमें सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 168, कैल्शियम इज़ इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाता है और एक्टिव साइट जो होती है मायोसिन के लिए वो फ्री हो जाती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। निसेल ग्रेन्यूल किसके बने होते हैं, फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सीधे सीधे क्वेश्चन है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका भी ध्यान रखना है हमें। इनकरेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज़ सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम।
ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल, ओके सही है। एंजाइम ऑफ टीसीएस साइकिल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, ओके ये गलत है। जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, और ये होता है इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। तो ये गलत हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 171, ये भी इजी है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप के होते हैं, ओके सही है। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं, हाँ। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवेलेंट, ओके। पॉलीटीन क्रोमोसोम ओ साइट ऑफ एम्फीबियम, नहीं, ओ साइट ऑफ इंसेक्ट, तो चौथा ऑप्शन गलत होगा। अगला, ह्यूमन के अंदर जो डेंटिशन होता है भाई, हमारे अंदर जो दांत होते हैं वो जबड़ों के अंदर जकड़े रहते हैं मजबूती से, यानी थीकोडोंट। 2 बार लगते हैं, एक दूध के दांत एक परमानेंट, तो डाइफियोडोंट। और एक से ज़्यादा प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER ये भाई क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग या फास्फोलिपिड सिंथेसिस, तो जहाँ भी लिपिड आ जाए तुरंत उसको हटा दो, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ओके चलिए अगला 174, चलिए 174, मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद ए सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम। देखिए बहुत सारे राइबोसोम हैं वो आपस में जुड़े हुए इस तरह से, बहुत सारे, तो बहुत सारे के लिए क्या यूज़ करते हैं पॉली, तो इसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। तो अब छाट लेते हैं कौन सा आंसर सही है, बच्चों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 175, इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिट पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, यानी कि जो लिम्फ वेसल होती है वो सूज जाती है, किसमें, हाथी पाँव में, एलिफेंटियासिस, जो कि वोचेरेरिया बैंक्रोप्टी से फैलता है। 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर अल्जाइमर डिजीज़। ओके तो ऑप्शन हमारा ओके, क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है ये, तो इसमें कह रहा है कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जिसमें हमारी सेल अपनी ही सेल को पहचान नहीं पाती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है, तो इसमें अल्जाइमर डिजीज़ सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों जो होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 177, हमें इनकरेक्ट सीक्वेंस छांटना है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। तो डाइवर्जेंट का मैंने बताया था ACHD के नाम से कोड बताया था मैंने। एनोलोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट को शो करेंगे। एनोलोगस ऑर्गन वे होते हैं जिनके कार्य तो समान होते हैं, फंक्शन सेम होंगे, लेकिन उनकी संरचना, उनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर वो सब अलग होगा। होमोलोगस में उल्टा करते हैं, स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। तो हमें डाइवर्जेंट के बारे में बताना, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन, तो हम ऐसे ऑर्गन छाटेंगे जिनके काम तो अलग अलग है लेकिन उनके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे, ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। तो यहाँ पर तीनों जो है, ऑक्टोपस की आई, बैट की आई और मानव की आई, ये तीनों जो है काम तो जो है काम जो है इनके थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके आई की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है। तो ओके यहाँ पे इनकरेक्ट छाटना, सॉरी हाँ, तो ये इनकरेक्ट यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। चलिए अगला देखते हैं 178, ईजी क्वेश्चन ये भी। कन्वर्जन मिल्क टू कर्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दूध होता है वो अंदर जाकर फट जाता है, जिससे दही जैसी स्ट्रक्चर सी बन जाती है, तो उसकी वजह से विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए 179, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम ऑफ मैनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ईजी क्वेश्चन अभी देखा था हमने, होमोलॉजी, जहाँ संरचना सेम हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। क्वेश्चन नंबर 180, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो कोडोमिनेंस को भी शो करता है, मल्टीपल एलील्स को भी शो करता है। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, डोमिनेंस हाँ A और B ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होते हैं, तो A, B और सही C, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही यहाँ पे होगा। तो ये था बच्चों आज का पेपर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत हो गया मुझसे, या फिर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर मैं आगे भी लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।